मैं उस सुबह बहुत देर से स्कूल के लिए निकला था और एक डांट से बहुत डर गया था, खासकर क्योंकि एमहेमेल ने कहा था कि वह हमसे प्रतिभागियों पर सवाल करेगा, और मुझे उनके बारे में पहला शब्द नहीं पता था। एक पल के लिए मैंने सोचा कि मैं भाग जाऊं और दरवाजे के बाहर दिन बिताऊं। यह इतना गर्म, इतना चमकीला था। पक्षी जंगल के किनारे पर चहक रहे थे, और चीरघर के खुले मैदान में प्रशिया के सैनिक ड्रिलिंग कर रहे थे। यह सब प्रतिभागियों के लिए नियम से कहीं अधिक आकर्षक था, लेकिन मेरे पास विरोध करने की ताकत थी, और मैं जल्दी से स्कूल चला गया। जब मैं टाउन हॉल से गुजरा तो बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ थी। पिछले 2 साल से हमारी सारी बुरी खबरें वहीं से आ रही थीं, हारी हुई लड़ाई, मसौदा, कमांडिंग ऑफिसर के आदेश, और मैंने बिना रुके अपने आप को सोचा, फिर अब क्या हो जितनी जल्दी सकता मैं है? जा सकता था, उतनी जल्दी। लोहार, वॉचर, जो वहां अपने प्रशिक्षु के साथ बुलेटिन पढ़ रहे थे, ने मेरे पीछे बुलाया, इतनी जल्दी मत जाओ बाब, आप बहुत समय में अपने स्कूल पहुंचेंगे। मुझे लगा कि वह मेरा मजाक उड़ा रहा है, और एमहेमेल के छोटे से बगीचे में दम तोड़ दिया। आमतौर पर जब स्कूल शुरू होता था तो एक बड़ी हलचल होती थी, जिसे गली में सुना जा सकता था। डेस्क के खुलने और बंद होने, एक स्वर में दोहराए गए पाठ, बहुत जोर से, हमारे कानों को बेहतर ढंग से समझने के लिए, और शिक्षक के महान शासक मेज पर रैपिंग। पर अब सब कुछ इतना ही था। मैंने बिना देखे ही अपनी मेज पर आने के हंगामे पर भरोसा कर लिया था। लेकिन जाहिर है, उस दिन सब कुछ रविवार की सुबह की तरह शांत होना था। खिड़की से मैंने देखा कि मेरे सहपाठी पहले से ही अपनी जगह पर हैं, और एमहेमेल अपने भयानक लोहे के शासक के साथ अपनी बांह के नीचे ऊपर नीचे चल रहे हैं। मुझे दरवाजा खोलना था और सबके सामने अंदर जाना था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं कैसे शर्मा गया और मैं कितना डरा हुआ था। पर कुछ नहीं हुआ। हामिल ने मुझे देखा और बहुत दया से कहा, जल्दी से अपनी जगह जाओ, लिटिल फ्रांज। हम तुम्हारे बिना शुरुआत कर रहे थे। मैं बेंच पर कूद गया और अपनी मेज पर बैठ गया। नहीं। तब तक, जब मैं अपने डर पर थोड़ा काबू पा चुका था, तो क्या मैंने देखा कि हमारे शिक्षक के पास उनके सुंदर हरे रंग का कोट था, उनका झालरदार शर्ट और छोटी काली रेशमी टोपी, सभी कशीदाकारी, जिसे उन्होंने निरीक्षण और पुरस्कार के दिनों को छोड़कर कभी नहीं पहना। इसके अलावा पूरा स्कूल बहुत अजीब और गंभीर लग रहा था। लेकिन जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया, वह यह था कि पीछे की बेंचों पर जो हमेशा खाली रहती थीं, गांव के लोग हमारी तरह चुपचाप बैठे रहते थे। पुराने हौसर, उनकी 3 कोने वाली टोपी, पूर्व महापौर, पूर्व पोस्टमास्टर, और कई अन्य लोगों के अलावा हर किसी ने देखा उदास, और हौसेर एक पुराना प्राइमल आया था, जिसके किनारों पर अंगूठा लगा हुआ था, और उसने उसे अपने घुटनों पर खुला रखा था। उसके बड़े चश्मे के साथ वह पन्नों पर पड़ा हुआ था। जब मैं इस सब के बारे में सोच रहा था, एमहेमेल ने 9 पर चढ़ाई की। उसकी कुर्सी, और उसी गंभीर और कोमल स्वर में, जो उसने मेरे लिए इस्तेमाल किया था, ने कहा, मेरे बच्चों, यह आखिरी सबक है जो मैं आपको दूंगा। बर्लिन से अल्सेस के स्कूलों में केवल जर्मन पढ़ाने का आदेश आया है। और लोरेन, नया गुरु कल आएगा। यह आपका आखिरी फ्रेंच पाठ है। मैं चाहता हूँ कि आप बहुत चौकस रहें। यह शब्द मेरे लिए क्या गड़गड़ाहट है। ओह, दुष्ट, यही वो था जो उन्होंने वाई पर रखा था। टी पर चाय, टाउन हॉल। मेरा आखिरी फ्रेंच पाठ। क्यों? मैं शायद ही जानता था कि कैसे लिखना है। मुझे और कभी नहीं सीखना चाहिए। तो मुझे वहीं रुक जाना चाहिए। ओह, मुझे अपने पाठ न सीखने के लिए, पक्षियों के अंडे मांगने के लिए, या सार पर फिसलने के लिए कितना खेद हुआ।
मेरी किताबें, जो कुछ समय पहले इतनी परेशानी वाली लगती थीं, ले जाने के लिए इतना भारी, मेरा इतना बड़ा आदमी बन गया है तू। काहे का बड़ा आदमी भैया? चलता हूँ, हम तो बेकार आदमी है, तुम्हें बहुत काम होगा। अरे लेकिन चाय बनाते हैं ना, चाय पी के चले नहीं नहीं, मैं चलता हूँ। अरे लौड़ा भैया बहुत स्मार्ट लग रहा रे, हरामी टाइप लग रहा। बात कर नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं, अभी खींच लेंगे वो फोटो तेरे। हाँ रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे, बात गांडू नहीं कर रहे रिकॉर्डिंग, तुम खड़ा तो ढंग से बोल के भोसड़ी वाला। व्याकरण और संतों का मेरा इतिहास अब पुराने दोस्त थे और मैं हार नहीं सकता था। और एम हैमेल भी, यह विचार कि वह दूर जा रहा था, कि मैं उसे फिर कभी नहीं देखूं। मुझे उसके शासक के बारे में सब कुछ भूल गया और वह कितना पागल था। क्यों गांव के बूढ़े आदमी वहां कमरे के पीछे बैठे थे? इसका कारण यह था कि उन्हें इस बात का भी खेद था कि वे अधिक स्कूल नहीं गए थे। यह हमारे गुरु को उनकी 40 वर्षों की वफादार सेवा के लिए धन्यवाद देने और देश के प्रति अपना सम्मान दिखाने का उनका तरीका था, जो अब उनका नहीं था। जब मैं यह सब सोच रहा था, मैंने अपना नाम पुकारा। पढ़ने की बारी मेरी थी। कृदन के लिए उस भयानक नियम को कहने में सक्षम होने के लिए मैं क्या नहीं देता। बहुत जोर से और स्पष्ट और बिना एक गलती के, लेकिन मैं पहले शब्दों में उलझ गया और वहीं खड़ा हो गया, मेरी मेज पर हाथ रखा। मेरा दिल धड़क रहा था और देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। मैंने एम हैमेल को मुझसे यह कहते सुना, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, लिटिल फ्रांज, तुम्हें बहुत बुरा लगना चाहिए। देखें कि यह कैसा है। हर दिन हमने खुद से कहा है, वाह, मेरे पास बहुत समय है, मैं इसे कल सीखूंगा। और अब आप देखें कि हम कहां से आए हैं। अल्सेस के साथ यही बड़ी परेशानी है, वह कल तक के लिए ट्यूरिंग को टाल देती है। अब वहां के लोगों को आपसे कहने का अधिकार होगा। कैसे क्या ऐसा है? आप फ्रांसीसी होने का दिखावा करते हैं, और फिर भी आप अपनी भाषा न तो बोल सकते हैं और न ही लिख सकते हैं। लेकिन आप सबसे बुरे, गरीब छोटे फ्रांज नहीं हैं। हम सभी के पास खुद को फटकारने के लिए बहुत कुछ है। आपके माता पिता आपको सीखने के लिए पर्याप्त चिंतित नहीं थे। उन्होंने आपको खेत या मिलों पर काम करने के लिए रखा ताकि थोड़ा और पैसा हो। और मुझे भी दोषी ठहराया गया है। क्या मैंने नहीं किया है? सबक सीखने के बजाय अक्सर तुम्हें मेरे फूलों को पानी देने के लिए भेजा। और जब मैं मछली पकड़ने जाना चाहता था, क्या मैंने तुम्हें सिर्फ छुट्टी नहीं दी? फिर एक बात से दूसरी बात, एम हैमेल ने फ्रेंच भाषा की बात की। यह कहना कि यह सबसे सुंदर था, दुनिया में सबसे स्पष्ट, सबसे तार्किक भाषा, कि हमें इसे अपने बीच रखना चाहिए और इसे कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जब लोग गुलाम होते हैं, जब तक वे अपनी भाषा पर पकड़ रखते हैं, ऐसा लगता है कि उनके पास उनकी जेल की चाबी है। फिर उसने एक व्याकरण खोला और हमें हमारा पाठ पढ़ा। इसे समझ लिया। उसने जो कुछ कहा वह इतना आसान लग रहा था। मुझे भी लगता है कि आओ तुम्हारा, मैं यह देखकर चकित था कि मैंने मुझे कितनी अच्छी तरह से जाने दिया। और यह कि उसने कभी समझाया नहीं था, जैसा आप पढ़ते हैं वैसा ही सोचें। मैंने इतने ध्यान से कभी नहीं सुना था, सब कुछ इतने धैर्य के साथ। ऐसा लग रहा था मानो वह बेचारा जाने से पहले हमें वह सब कुछ देना चाहता था जो वह जानता था, और एक ही झटके में यह सब हमारे सिर में डाल देना चाहता था। लिखित में सबक। उस दिन M3 क्या रखा गया था? व्याकरण के बाद हमारे पास एक हैमेल था, हमारे लिए नई प्रतियां, बुलेटिन बोर्ड। सुंदर गोल हाथ में लिखा हुआ है फ्रांस अल्सैस। वे स्कूल के कमरे में हर जगह तैरते छोटे झंडों की तरह लग रहे थे। हमारे डेस्क के शीर्ष पर रॉड से लटका हुआ था।
आपने देखा होगा कि हर कोई कैसे काम करता है, और वह कितना शांत था। कागज पर कलमों के खुरचने की एकमात्र आवाज थी। एक बार कुछ भरिंग उड़ गए, लेकिन किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया, यहाँ तक सबसे छोटे बच्चों पर भी नहीं, जिन्होंने उनके मछली हुक का पता लगाने पर सही काम किया, जैसे कि वह फ्रेंच भी था। छत पर कबूतर बहुत नीचे झुके, और मैंने मन ही मन सोचा, क्या वे उन्हें जर्मन में गाएंगे, यहाँ तक कि कबूतर भी। जब भी मैंने अपने लेखन से ऊपर देखा तो मैंने देखा कि एम हेमेल अपनी कुर्सी पर निश्चल बैठे हैं और सबसे पहले एक चीज। भाई साहब, अभी मुझे समझ में आया कि आपका गाना कोई क्यों नहीं सुनता है। आप मेरे हिसाब से मुंबई नहीं आ सकते हैं। तो मेरे को कहाँ आना है? इसको देख रहे हैं। फिर दूसरे पर, मानो वह अपने दिमाग में बस इतना करना चाहता है कि उस छोटे से स्कूल के कमरे में सब कुछ कैसा दिखता है। कल्पना, वह 40 वर्ष तक उसी स्थान में रहा, और उसका बगीचा खिड़की के बाहर और उसके सामने उसकी कक्षा थी। ठीक वैसे ही केवल मेज और बेंच चिकने थे, बगीचे में अखरोट के पेड़ ऊंचे थे, और वह हॉपवाइन जो उसने खुद लगाई थी, खिड़कियों के चारों ओर छत तक बंधी हुई थी। यह सब छोड़ने के लिए उसका दिल कैसे टूट गया होगा, बेचारा, अपनी बहन को ऊपर के कमरे में अपनी सूंड पैक करते हुए सुनने के लिए, क्योंकि उन्हें अगले दिन देश छोड़ना होगा। लेकिन उनमें हर पाठ को अंत तक सुनने का साहस था। लेखन के बाद हमें इतिहास का पाठ पढ़ाया गया और फिर संतों ने अपने बीटी, बू का जाप किया। वहां नीचे कमरे के पीछे बूढ़े हौसर ने अपना चश्मा लगा रखा था और दोनों हाथों में अपना प्राइमर पकड़े हुए, उनके साथ पत्रों की वर्तनी लिखी थी। आप देख सकते हैं कि वह भी रो रहा था, उसकी आवाज भावना से कांप रही थी, और उसे सुनकर इतना मजा आया कि हम सब हंसना और रोना चाहते थे। ठीक है, मुझे यह याद है, वह आखिरी पाठ। एक ही बार में चर्च की घड़ी में 12 बज गए। फिर वे एंजेलस, उसी क्षण ड्रिल से लौट रहे वे प्रशिया के तुरहियां खिड़कियों के नीचे बजने लगी। हेमेल खड़ा हो गया, बहुत पीला, उसकी चाह में मैंने उसे इतना लंबा कभी नहीं देखा। मेरे दोस्त, उसने कहा, मैं लेकिन कुछ उसे पसंद है। वह आगे नहीं बढ़ सका। फिर वह ब्लैकबोर्ड की ओर मुड़ा, चीका एक टुकड़ा लिया और अपनी पूरी ताकत के साथ, जितना हो सके उतना बड़ा लिखा। लंबे समय तक फ्रैंक विवे ला फ्रांस पढ़कर सोचो। फिर वह रुक गया और झुक गया। एक दीवार के खिलाफ उसके सिर में क्या बदलाव आया, और बिना एक शब्द के, उसने अपने हाथ से हमें इशारा किया। स्कूल आपको बर्खास्त कर दिया गया।